वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 2017 में आई एसएक्स मूवी के बारे में बात करेंगे। ये एक हॉरर एनाथोलॉजी मूवी है जिसे वर्ल्ड के 4-5 डायरेक्टर्स ने मिलकर क्रिएट किया है, क्योंकि इस मूवी के अंदर हम सभी को 4-5 स्ट्रेंज फैमिली के वियर्ड बिहेवियर के बारे में बताया गया है, जिनके नाम डॉनफॉल, द बॉक्स, द बर्थडे पार्टी, हर ओली लिविंग सन एंड द फिल्मिंग सीक्वेंस के बारे में बताया गया है, जिनमें से मैंने आप सभी के लिए सिर्फ 3 ही स्ट्रेंज स्टोरीज आज के लिए पिक करी हैं। नाउ वी ऑल नो वेरी वेल सिंस माय लास्ट 2 वीडियोस ऑन एनाथोलॉजी टॉपिक्स, जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते ही हैं कि ये एक एनाथोलॉजी मूवी है। तो जो भी स्टोरीज मैं आपको बताऊंगा, मैं सिर्फ उन स्टोरीज को एक्सप्लेन ही करूंगा रेदर देन उनकी एक्सप्लेनेशन देने की बजाय, क्योंकि एनाथोलॉजीज ऐसे ही काम करती हैं। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग हमारी पहली कहानी से शुरू होती है, जिसका नाम होता है द बॉक्स, जो कि ये एक ट्विस्टेड स्टोरी है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम सभी कैरी नाम की फैमिली को देख पाते हैं, जिसमें जॉन, जो कि हस्बैंड का नाम था, मैरी एज यूजुअल वाइफ का नाम, और इनके 2 छोटे बच्चे स्मिथ एंड कैंडिस होते हैं, जो कि ये सभी ही एक वेल सेटलिंग एंड आपस में खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे थे। अब मैंने ऐसे क्यों कहा कि कैरी फैमिली एक खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी? तो इसका पीछे का रीजन कुछ ऐसा है। आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले जॉन की पहली वाइफ यानी कि जेन, वो एक बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट के दौरान ऑफिस से आते वक्त कार के ब्रेक से अचानक से फेल हो जाने की वजह से बीचे रास्ते में ही ट्रक से टकरा कर उसकी मौत हो गई थी। तो बस उसी के चलते जॉन के बच्चे, जो कि उस समय बहुत ही छोटे थे, वो अपने बच्चों का आगे का फ्यूचर देखते हुए तकरीबन 2 महीने पहले ही मैरी से शादी कर लेता है, ताकि इसके बच्चों को इनकी असली माँ की कमी ना खले। तो अब दिक्कत कहाँ आती है? तो दिक्कत अब आती है कि जॉन के बच्चे, जो कि धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, उनको ये अच्छे से पता चल चुका था कि मेरी इनकी रियल मॉम नहीं थी, बल्कि एक स्टेप मॉम थी। तो बस उसी ही चीज को देखते हुए जॉन के दोनों ही बच्चे स्मिथ एंड कैंडी मैरी को ऐसे मॉम एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। स्पेशली स्मिथ, वो मैरी से बात करना तो दूर, मैरी के हाथों द्वारा खाना खाने से ही मना कर देता है, फिर चाहे भले कुछ भी क्यों न हो जाए। बट स्मिथ उसके हाथों से बने हुए खाने को कभी नहीं खाने वाला था, और ये सिलसिला कोई 1-2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे 6 महीने तक लगातार चलता है, जिसके चलते जॉन और मारिया वो स्मिथ को लेकर उसकी बिगड़ती हुई हालत को देख धीरे धीरे डिप्रेशन और एंजाइटी में जा रहे थे, क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा पतला और कमजोर हो चुका था, जो कि आप खुद भी देख सकते हैं। तो अब स्मिथ की इतनी बिगड़ती हुई कंडीशन को देख मारिया वो चाहती थी कि स्मिथ फिर से पहले की तरह खाना खाना शुरू कर दे। तो बस इसलिए मारिया वो इस आने वाले क्रिसमस के दिन सरप्राइजली आज ही था, ऐसे क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर स्मिथ को एक बहुत ही अच्छा डिनर देने के बारे में सोचती है, जिसको वो कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। तो बस सब सीन सीधा यहाँ से चेंज होकर आज रात क्रिसमस ईव की तरफ ही फोकस करता है, जिसमें हम सभी ही जॉन और उसके दोनों बच्चों को डिनर टेबल पर फाइनली खाना खाते हुए देख पाते हैं, जो कि सीरियसली बहुत ही अच्छी बात थी। लेकिन अब यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये आती है कि ये दोनों ही बच्चे कोई नॉर्मल सा दिखने वाला खाना नहीं खा रहे होते हैं। इनफैक्ट जॉन भी नहीं, जो कि उनको सर्व करते हुए खिलाने की कोशिश कर रहा था, बिकॉज दरअसल ये सभी ही लोग मिलकर मारिया को बुरी तरीके से जख्मी कर टेबल पर लेटाकर उसके राइट पैर को काट कर बुरी तरीके से उधड़ कर छोटे छोटे टुकड़े कर अपने प्लेटों में सजाकर खा रहे होते हैं। अब हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये डिसीजन मारिया का ही था, ताकि वो मरने से पहले अपने बच्चों को खुश देख सके और इनकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाए। और बस हमारी ये स्टोरी एक बड़े ही अजीबो तरीके से एक फैमिली के हैप्पी एंडिंग के साथ ठीक इधर ही एंड हो जाती है। एनीवेज, अब हम चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी के तरफ, जिसका नाम होता है डॉनफॉल, जो कि ये एक डायलेमा स्टोरी है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हम सभी कुछ 4 कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट्स को देख पाते हैं, जिनके नाम पॉल, ग्रेचन, जेस एंड जय होते हैं, जो कि ये सभी ही अपने वीकेंड पर क्लिफ नाम के डेजर्ट की तरफ आए होते हैं, ताकि ये अपने इस वीकेंड को हाइकिंग के थ्रू एक्साइटिंग एंड मेमोरेबल बना सके।
तो खैर अब ये चारों मिलकर इसे डेजर्ट की हाइकिंग ही कर रहे होते हैं। तो तभी ही कुछ ही दूर चलते ही इन चारों को पास ही में बनी हुई एक गुफा के अंदर दीवार पे बनी हुई बड़ी ही अजीब सी पेंटिंग दिखाई देने को मिलती है, जो कि वो दिखने में साफ किसी भयानक सी क्रीचर की पेंटिंग दिख रही थी। बट अनफॉर्चुनेटली ये सभी ही स्टूडेंट्स इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और बस अपनी हाइकिंग के लिए इधर से चले जाते हैं। तो अब सीन सीधा यहाँ से शिफ्ट होकर रात की तरफ ही फोकस करता है, जिसमें वो सभी ही कॉलेज के स्टूडेंट्स पूरे दिन भर हाइकिंग करने के बाद थक थका कर अपनी वैन में जाकर सोने के लिए ही जा रहा होता है। तो ग्लेचन वो सोने से पहले अपनी वैन से बाहर निकल पास ही में बनी हुई एक गुफा की तरफ ही टॉयलेट करने के लिए ही आई होती है, जो कि ये वही गुफा होती है जिसमें हम सभी ने दोपहर के वक्त एक अजीब सी ही पेंटिंग दीवार पे बनी हुई देखी थी। सो मीनवाइल ग्लेचन वो फाइनली टॉयलेट कर इस गुफा से ही निकलती। तो तभी ही इसको ठीक इसे ही गुफा के सामने एक भयानक से क्रीचर ठीक अपनी आंखों के सामने दिखाई देने को मिलता है, जो दिखने में सेम दीवार पे बने हुए क्रीचर की तरह ही दिख रहा था। तो अब इस दिल दिला देने वाले सीन को देख ग्लीचन गुफा से बाहर निकल इस क्रीचर से इधर से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश ही करती। तो तभी ही उससे पहले वो क्रीपी सा दिखने वाला क्रीचर ग्लेचन की टांग पकड़ अपनी तरफ खींच उसके मुंह में हाथ डाल सारे की सारी पसलियों को और हड्डियों को तोड़ मरोड़ के बाहर निकाल घिनौने तरीके से मारकर उसके खाल को पहन लेता है। लेकिन बात अभी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। जय जो कि वो वैन के अंदर सो रहा था, इसको ठीक उसे ही गुफा वाले एरिया से ग्लेचन की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो जिसे सुनते ही जय ये तुरंत ही खड़ा होकर बस इस बारे में पता करने के लिए उसे ही गुफा के तरफ ही जाता। तो तभी ही ठीक इसको अपने सामने ग्लेचन खड़ी दिखाई देने को मिलती है, जो कि वो ग्लेचन न होकर वही क्रीचर होता है उसके खाल पहने हुए खड़ा हुआ था। बट जय को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता और वो सीधे अनजाने में उसके पास चले जाता है। तो जिसे देख के क्रीचर सीधे जय की गर्दन पकड़ इसके सर को खींच कर तोड़ झाड़ियों में फेंक ठीक पीछे ही खड़ी इनकी वैन की तरफ इसकी बाकी बची हुई बॉडी को फेंक देता है। तो जिसके चलते वैन के अंदर ही सो रहा पॉल जय वो सीधे शीशे को तोड़ उसके ऊपर आके गिर जाता है। तो इसके चलते पॉल की भी मौत कांच के टूटे हुए शीशे बॉडी में घुस जाने की वजह से सोते सोते ही हो जाती है। लेकिन अब ठीक वैन के बाहर की तरफ ही बैठी जेस, जो कि वो भी सोने के लिए ही जा रही थी, तो उसी ही वक्त इसको वैन के अंदर वही खतरनाक से दिखने वाला क्रीचर पॉल के पेट को फाड़कर खाता हुआ दिखाई देने को मिल जाता है। तो इस अनएक्सपेक्टेड सीन को देख जेस वैन से बाहर निकल भागती ही, तो उससे पहले ही वह क्रीचर सीधे जेस की तरफ आ दोनों हाथों को पकड़ बीच में से खींचकर जेस की पूरी बॉडी को बुरी तरीके से फाड़कर बहरे में से मार डालता है। और बस हमारी ये स्टोरी वीकेंड पे आए इन कॉलेज के स्टूडेंट्स के एक मिस्टीरियस क्रीचर के जरिए रेगिस्तान के बीचों बीच ऐसे मरती ही ठीक इधर ही एंड हो जाती है। एनीवेज अब हम चलते हैं हमारी आज की लास्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जिसका नाम होता है हर ओनली लिविंग सन, जो कि ये एक जायगोट स्टोरी है। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम सभी एक सिंगल मदर कोरा नाम के सीनियर लेडी को देख पाते हैं, जिनका हाल ही में ही किसी जेम्स नाम के आदमी से पैसों के क्राइसिस के चलते डाइवोर्स हो गया था, जो कि वो इनको और इनके 18 साल के बेटे को, जिसका नाम एंडी था, कोरा के पास ही छोड़ के चले गया था। एनीवेज इन 1.5 सालों में जब से जेम्स इनको छोड़ के गया था, तब से कोरा को अपने बेटे एंडी के अंदर दिन प्रतिदिन काफी अजीब और वियर्ड चीजें दिखाई देने को मिलती हैं कि इसका बेटा एंडी वो अपने आप में ही सेल्फ ऑब्सेस्ड होता जा रहा था, यानी कि उसको अपने आप को चोट पहुंचाकर बॉडी से निकले खून और मांस को खाना बहुत पसंद था, क्योंकि कोरा ने कई बार अपने बेटे को चुपके चुपके ऐसा करते हुए देखा था, जिसमें एंडी वो लिटरली अपने हाथ पैरों को एक बड़े से प्लास के जरिए खुरच कर अपनी बॉडी से खून निकालने की कोशिश कर रहा होता है और उससे निकले हुए मांस को खा रहा होता है, जो कि देखने में ही और सुनने में ही काफी अजीब लगता है। तो अब कई दिनों तक अपने बेटे को ऐसे स्टॉक करने के बाद कोरा वो फाइनली एंडी के पास जाकर उसके चल रहे इस अजीबी बिहेवियर के बारे में बात करने की कोशिश ही करती। तो तभी ही एंडी, जो कि वो पहले से ही अपने मॉम डैड की डाइवोर्स वाली बात को लेकर कई सालों तक डिप्रेस और एंजाइटी में था, वो अपनी मॉम को धक्का दे पास ही में पड़े हुए एक चक्कू को देख सीधे इसकी मदद से कोरा और खुद को बहरे में से घुसाकर मार डालता है। और बस हमारी ये स्टोरी एक अजीब फैमिली के डाइवोर्स वाले मैटर को लेकर, जिससे वो मेंटली कभी उबर नहीं पाए थे, कॉम्प्लिकेटेड सेट एंडिंग के साथ ठीक इधर ही एंड हो जाती है। अब दोस्तों, इस मूवी के अंदर अभी भी कुछ ऐसी स्टोरीज हैं, जैसे कि द बर्थडे पार्टी एंड द फार्मिंग सीक्वेंस, जिनको अगर आप खुद ही देखोगे तभी ही आपको मजा आएगा, क्योंकि वो सभी ही स्टोरीज एक्सप्लेनेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है।
वेल अगर आप इस मूवी को स्टिल पर्सनली देखने में बिलीव करते हैं तो आप सभी को ये मूवी यूट्यूब पे सर्च करने पे मिल जाए तो ठीक है, वरना आप सभी मुझे इंस्टा पे मूवी के लिंक के लिए मैसेज कर सकते हैं, जिधर मैं आप सभी को इस मूवी का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। बाकी अब रही बात की ये मूवी हिंदी में डब है कि नहीं, तो वेल एट द प्रेजेंट मोमेंट जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये मूवी हिंदी में डब नहीं है, बट स्टिल इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट इजी टू अंडरस्टैंड है, जिसको आपको देखकर बिना किसी परेशानी के आप सभी को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर मुझसे इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को लेकर कोई गलती हो गई हो जिसको मैं कवर करना या फिर बताना भूल गया हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों यही थी SX मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।